तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में स्वागत है। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं और लेक्चर 4 में हमने फिजिक्स में मतलब अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ रखा है पावर इन एसी सर्किट्स, है ना। तो पावर इन एसी सर्किट हो गया है और आज उसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक पढ़े थे? श्योर है आप लोग? ठीक है, तो ये है लेक्चर नंबर 5। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 5। आज भी सीखेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट है वाटलेस करंट। शायद मैंने कुछ इंट्रोड्यूस भी किया था, वाटलेस करंट, है ना। क्या होता है वाटलेस करंट, है ना। वाटलेस अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। वाटलेस मतलब कि वाट से लेस हो, मतलब लेस का मतलब ले है ही नहीं, मतलब कोई वाट ना हो। वाट ना होने मतलब कि पावर ही नहीं है, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें एवरेज पावर क्या हो, 0 हो। तो जो करंट फ्लो होगा उस करंट को क्या कहोगे? वाटलेस करंट। जैसे अगर हम सर्किट में प्योर इंडक्टर लगा दें, क्या लगा दें? प्योर इंडक्टर एसी सोर्स के साथ, है ना, या प्योर कैपेसिटर लगा दें किसके साथ? एसी सोर्स के साथ। इसमें जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है? 90। इन दोनों के लिए फेज डिफरेंस फाई कितना है? 90 डिग्री, है ना। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, मान लो ऐसे एट एनी स्टेट पे करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये करंट हमारी क्या होगी? वाटलेस करंट। क्यों? फाई 0, तो एवरेज पावर कितना होगा? VRMS इंटू IRMS कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0। तो आप क्या बताओगे इसका डेफिनेशन? व्हेन ओनली इंडक्टर और कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस an AC source, then average power of the circuit becomes 0 and the flowing current in the circuit is called to be watless current, है ना। आप ये फिगर ड्रॉ करके इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो अपने अपने लैंग्वेज में। नोट कर लो बेटा इसमें, ठीक है ना। तो ये आपने नोट कर लिया ना। तो अब हेडिंग रहेगा इसके बाद चोक कॉइल। क्या हेडिंग रहेगा? चोक कॉइल। चलिए इसको भी देख लेते हैं, चोक कॉइल क्या होता है ना। चोक कॉइल, ये हेडिंग आपकी है। चोक कॉइल क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, जनरली डेफिनेशन, तो चोक कॉइल एक हाई इंडक्टेंस वाला क्या होता है? एक इंडक्टर होता है जो बिना एनर्जी लॉस के अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है? रिड्यूस कर सकता है या रिड्यूस कर देता है। ये ऐसे डिवाइस है, किसको रिड्यूस करता है? अल्टरनेटिंग करंट को रिड्यूस कर देता है या कर सकता है या कंट्रोल करता है, ये कह लीजिए। जैसे DC डायरेक्ट करंट को अगर कंट्रोल करना है, किसको? डायरेक्ट करंट को, तो हम लोग कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं लैब में? रियोस्टेट, याद है? रियोस्टेट से क्या करते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बढ़ा करके करंट को घटा सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम करके करंट बढ़ा सकते हैं, है ना। वो DC को कंट्रोल करता है। क्या वो हमारा रियोस्टेट यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है AC को? तो AC को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो AC को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, लैमिनेटेड, मतलब एक के ऊपर एक सॉफ्ट आयरन कोर रहेगा, है ना, लैमिनेटेड क्या रहेगा, और उस पर हम क्या करते हैं?
इंसुलेटेड थिक कॉपर वायर बाउंड कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये हमारा बन जाता है इंडक्टर। तो बेसिकली चोक कॉइल क्या होता है, एक एलआर सर्किट होती है, मतलब एक हाई इंडक्टेंस होता है, इसमें लगा रहता है हाई इंडक्टेंस, और साथ में सीरीज में एक रजिस्टर लगा देते हैं जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा। रजिस्टर मतलब कि जैसे कि ट्यूबलाइट, ये जो ट्यूबलाइट देख रहे हैं ना आप लोग, ये क्या है, आपकी एलईडी है ना, ये क्या है, एलईडी मतलब सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। पहले आप लोग देखते होंगे जो पुरानी वाली ट्यूबलाइट होती थी उसके साथ में एक वो लगा रहता था, हाँ मोटा सा लगा रहता था, उसकी बहुत वजन होता था काफ़ी, थोड़ा सा देखे थे आप लोग ट्यूबलाइट, हाँ साइड में लगा रहता था, है ना। तो उसका काम क्या है मालूम है, जब 220 वोल्ट एसी से डायरेक्ट वो जब कनेक्ट होता है, अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे ट्यूबलाइट को तो क्या करेगा, ट्यूबलाइट वो ब्लास्ट कर सकता है ना। ट्यूबलाइट क्या कर सकता है, उसमें गैस भरी होती है, वो ब्लास्ट कर सकता है, मोटे मोटे कांच की होती थी, उसको फ्लोरेसेंस ट्यूब कहते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस ट्यूब। तो उसको सेफ करने के लिए, सेफ्टी रखने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक चोक कॉइल लगा देते हैं। चोक कॉइल बेसिकली एक इंडक्टर होता है, क्या होता है, इंडक्टर। इसके साथ में ये रेजिस्टेंस क्या हमारा, ये फ्लोरेसेंस ट्यूब है, रेजिस्टेंस का मतलब एक ट्यूब। तो ट्यूबलाइट के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक हाई इंडक्टेंस वाला इंडक्टर लगा देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो हमारा यही इंडक्टर क्या होता है, चोक कॉइल का काम करता है, मतलब इसमें जब करंट आता है बहुत तेज़ी से तो इंडक्टर का काम क्या है, इसमें जो भी चेंजेस होता है उसका ये क्या करेगा, अपोज करेगा। अल्टरनेटिंग करंट सडनली क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो जब इंक्रीज होगी एक डायरेक्शन में तो उसे क्या करेगा, इंक्रीज नहीं होने देगा, उसको अपोज करेगा। तो लेकिन इंक्रीज तो होगा लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो मतलब यहाँ करंट को रिड्यूस करके ये रेजिस्टेंस में मतलब हमारे ट्यूबलाइट में भेजता है, क्लियर ना। रेजिस्टेंस मतलब वही ट्यूबलाइट, ठीक है। तो ये करंट को रिड्यूस कर देता है, क्लियर है। यहाँ हमारा क्या है, एसी सोर्स है, क्या है, एसी सोर्स, ठीक है। तो किसके सीरीज में लगता है, कोई रजिस्टर लगा है उसके साथ में ये करंट मतलब इंडक्टर लगा देते हैं, हाई इंडक्टेंस है, ये क्या है, हाई इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का एक इंडक्टर होता है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है किसी रजिस्टर के साथ, और ये अल्टरनेटिंग करंट को रिड्यूस करता है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी लॉस के क्या करता है, ये अल्टरनेटिंग करंट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। जब हाई एसी आती है, हाई वोल्टेज की मतलब 220 वोल्ट की एसी अगर आती है, उसे रिड्यूस करके तब सप्लाई करता है, ठीक है ना। यहाँ करंट ये सीरीज में कनेक्ट होता है, यही हमारा क्या है, चोक कॉइल। हाँ 220 वोल्ट की जो एसी आएगी उसको क्या करेगा, एसी को कम कर देगा, कम करके तब आगे सप्लाई देगा, जिससे हमारा जो डिवाइस होगा या अप्लायंस होगा इलेक्ट्रिक, वो हमारा सेफ रहेगा। हाँ नीड है उतना, लेकिन एनर्जी लॉस नहीं होगी, वही एनर्जी से एनर्जी वही रहेगी, एनर्जी लॉस यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ होता है जिससे एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है ना। तो यही हमारा है चोक कॉइल, ठीक है, चोक कॉइल, क्लियर। तो चोक कॉइल का डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे, पढ़ लेंगे बुक से अपने, ठीक है। इसका यूजेस जो भी है, कहाँ यूज़ होता है, तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इट इज़ अ डिवाइस, आप लोग लिखना चाहते लिख सकते हो, इट इज़ अ डिवाइस which is used to control the alternating current without much loss of एनर्जी, ठीक है ना,
ऐसा डिवाइस होता है। और यह एक क्या होता है, हाई इंडक्टेंस इंडक्टिव कॉइल होता है। इट इज एन अ हाई इंडक्टिव कॉइल, इट इज अ हाई इंडक्टेंस ये लिख देते हैं, हाई इंडक्टेंस कॉइल, ठीक है ना। हाई इंडक्टेंस कॉइल होता है और ये सॉफ्ट आयरन के ऊपर एक थिक कॉपर वायर का बॉन्ड टर्न किया रहता है। किसका? थिक इंसुलेटेड थिक कॉपर वायर, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो इसके बारे में और आप लोग पढ़ लीजिएगा। चोक कॉइल के बारे में बस इतना ही पूछता है। यूजेस कहाँ पे है, कहाँ काम में आता है, इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो सारी चीज़ें आपके बुक में दिया गया है, ठीक है ना। तो मेनली काम क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करता है। जैसे डीसी को कंट्रोल करता है कौन, हमारा रियोस्टैट, वैसे एसी कंट्रोल करने का काम किसका है, चोक कॉइल का है, ठीक है ना। ये रजिस्टर के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है और ये हाई इंडक्टेंस होता है। जो कॉइल होता है उसका इंडक्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे वो करंट को रिड्यूस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। अब हमें पढ़ना है रेजोनेंस। एलसीआर सर्किट तो आपने पढ़ रखा होगा, एलसीआर सर्किट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो एलसीआर तो अगर पढ़ना है तो लिस्ट के पिछले लेक्चर में आप जा सकते हो, एलसीआर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यूट्यूब पर जा करके संजय पांडे क्लासेस में जा करके सब्सक्रिप्शन आप लिए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, तो उसमें जा करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। एसी लेक्चर नंबर 4, अल्टरनेटिंग करंट लेक्चर नंबर 4। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें एलसीआर का ही आगे का एक टॉपिक छूटा हुआ था, उसी में हमने पावर करा दिया है। लेकिन एलसीआर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, रेजोनेंस। क्या रह गया था? रेजोनेंस। क्लास 11th में भी आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, ठीक है। रेजोनेंस कराएंगे हम यहाँ पे। क्या कराएंगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस का नाम का मतलब समझ में आ रहा है? रेजोनेंस का मतलब एक फेनोमेना है। हमने रेजोनेंस आपको पढ़ाया होगा या आप लोग पढ़े होंगे 11th में ऑसिलेशन वाले चैप्टर में। किसमें? ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, जिसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, है ना, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन पढ़ा होगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, है ना। तो ऑसिलेशन करती हुई बॉडी का जब एम्पलीट्यूड तो अपने आप में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं, वो तो खुद ही अपने आप मैक्सिमम है। लेकिन अगर वो एम्पलीट्यूड की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए एम्पलीट्यूड, तो जो हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो एक लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। किस एम्पलीट्यूड से? लार्ज एम्पलीट्यूड से। जब लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं क्या? रेजोनेंस। क्लियर? तो ऐसा ही कुछ केस एलसीआर सर्किट में भी होने वाला है ना। मतलब सर्किट में कभी ऐसा चांस बनेगा, ऐसा कह लीजिए कि कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा सेटअप तैयार होगा कि किसी स्टैंड पर वो करंट एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। करंट एम्पलीट्यूड का मतलब I0, ये पूरे सर्किट में बहुत ज़्यादा होगा, लार्ज। वैसे तो I0 कुछ न कुछ होता ही है, मैग्नीट्यूड में कुछ न कुछ मैक्सिमम रहेगा ही, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा बनेगा जिसमें क्या होगा? करंट एम्पलीट्यूड I0 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आइए समझते हैं पहले एलसीआर सर्किट क्या है।
तो आप जानते होंगे कि एक इंडक्टर होता है ना, उसके बाद हमारा एक कैपेसिटर जुड़ा होता है इसमें और एक रजिस्टर लगा होता है, यही तीन होते हैं। इसका इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C और रेजिस्टेंस R। जब तीनों को हम AC सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे सर्किट को हम लोग कहते हैं LCR सर्किट। क्या कहते हैं? LCR सर्किट। और इस पूरे सर्किट का एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं? इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट इज गिवन बाई, ये दिया जाता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कोई एक केस ले लीजिए, है ना, कोई एक केस उठा लीजिए जिसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस Z होगा कितना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या तो दूसरा केस अगर रहेगा तो XC माइनस XL रहेगा। तो कोई भी एक केस ले लेंगे तो Z वही आएगा, चाहे केस फर्स्ट हो या केस सेकंड, Z वही मिलेगा हमें। बोलो क्लियर इतनी बात? ये तो हमने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। तो ये होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वजह से करंट कितना आता है हमने ये भी बताया है। करंट आता है इस रेजिस्टेंस की वजह से, करंट आएगा IRMS। क्या आता है? IRMS कितना आता है? ये आता है VRMS अपॉन Z। बोलो क्लियर है? करंट ये आता है, ये भी सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है ना महिमा, कोई डाउट नहीं है। क्लियर? करंट इतना आता है और इम्पीडेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना बनता है। तो रेजोनेंस कब होगा? क्या इसको हम रेजोनेंस कहेंगे? नहीं, ये रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस होगा कब? तो ये जो हमारा IRMS है, पहले ये समझो, IRMS इतना होगा, करंट एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू करंट की वो कितनी होगी? तो IRMS के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? ये इफेक्टिव करंट है, ये क्या है? इफेक्टिव। IRMS के प्लेस लिख सकते हो I0 बाई √2, यहाँ क्या लिखोगे? V02 बाई √2, तो √2Z ये कैंसिल, I0 हमारा आएगा V0 बाई Z। ये हमारा है पीक करंट, पीक करंट बोलो है। ये सारी बातें हमने पढ़ा दिया है। ये I0 हमेशा रहेगा जनरली, लेकिन रेजोनेंस कब होगा? तो रेजोनेंस होने का मतलब जो हमारा I0 है ये इतना ना रहे, इसका भी मैक्सिमम हो जाए, इस जो ये आया है ये V0/Z इससे भी ज़्यादा हो जाए। तो I0 ज़्यादा कब होगा? जब V0 ज़्यादा होगा। भाई V0 तो हमारे पास 220 ज़्यादा तो होगा नहीं, बोलो भाई 220 वोल्ट ज़्यादा क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। 220 वोल्ट, चलो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो I0 डिपेंड किस पे है? Z पे। तो जब Z मिनिमम होगा तो I0 क्या होगा? मैक्सिमम। और Z अगर मैक्सिमम है तब तो I0 मिनिमम। आप क्या चाहते हैं? I0 मैक्सिमम चाहते हैं कि मिनिमम चाहते हैं? भाई मैक्सिमम होगा। अगर जब ये करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा सर्किट में, तो हम समझेंगे कि बस ये रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। समझ में आई बात? अगर करंट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो क्या कहेंगे? रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर? फील आया इसका रेजोनेंस वाला? जैसे करंट उसमें जो बॉडी थी ऑसिलेट करने वाली हाई एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगी, वैसे इसमें अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो करेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल एम्पलीट्यूड से भी ज़्यादा रहेगा करंट एम्पलीट्यूड। तो कहेंगे रेजोनेंस हो गया। कौन सी कंडीशन हो गई? रेजोनेंस। तो हम ये जेड को मिनिमम कब करेंगे? जेड मिनिमम कितना होगा?
वैसे जेड तो इतना होता है बेटा, जेड होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड तो इतना होता है। ये मिनिमम कब होगा, ध्यान दो, ये तो जो आप रजिस्टर लगाओगे वो तो फिक्स रहेगा, है ना। हमने आपसे इसमें दो कंडीशन बताया था, एक एक्सएल बड़ा हो एक्सी से, एक्सी बड़ा हो एक्सएल से, लेकिन एक्सएल बराबर एक्सी आपको हमने नहीं पढ़ाया था। क्या ऐसा पॉसिबल है सर्किट में? कभी ध्यान दो, इसमें कुछ कंडीशन ऐसा होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इसके रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कभी कंडीशन ऐसा बनेगा कि इसका रेजिस्टेंस कम हो, इसका ज़्यादा और इसका कम, और इसका ज़्यादा तो इसका कम। लेकिन उसी बीच में, उसी दौरान, उसी के बीच में कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा कंडीशन बनेगा ही बनेगा, निश्चित है बनना सर्किट में। समझ में आ रहा है? मतलब कभी क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस मतलब रिएक्टेंस एक्सएल, इसका रिएक्टेंस एक्सएल और इसका रिएक्टेंस एक्सी, कभी ये ज़्यादा तो कभी ये ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा और ये ज़्यादा तो फिर ये कम है। लेकिन उसी दौरान कुछ कंडीशन ऐसा बनेगा कि एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे, बराबर। और जब ये बराबर हो जाएंगे तब क्या होगा, तब उस सर्किट का पूरे होल सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, मतलब इम्पीडेंस जेड, वो कितना होगा, वो हमारा हो जाए, ये एक्सी बराबर कर कट जाएगा तो आर हो जाएगा। तो आर होने का मतलब क्या है, कैसा व्यवहार करेगा वो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर आर सर्किट जैसा बिहेव करेगा। बोलो सही है? कैसा बिहेव करेगा, प्योर आर सर्किट जैसा बिहेव करेगा। हमने पढ़ाया ना प्योर आर, तो प्योर आर के जैसा जब बिहेव करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जेड हमारा मिनिमम होगा। क्या जेड हम जीरो कर सकते हैं, बोलो, क्या जेड जीरो हो सकता है? तो याद रखना, किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, मिनिमाइज कर सकती हो, लेकिन रेजिस्टेंस को जीरो नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। तो जब ये मिनिमम कितना होगा, आर के बराबर, और उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, और जब ये मैक्सिमम तो ओवरऑल पूरे होल सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा होगा। इस पूरे होल सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा होगा। जब करंट बहुत ज़्यादा होगा तब क्या होगा, तो कहेंगे दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन, यही है रेजोनेंस। समझ में आ गया? तो पहला काम करिए, डायग्राम बना कि इतनी बातें तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया। अब समझिए ध्यान से, थोड़ा सा हम फिगर को क्या करेंगे, अब इरेज करेंगे। तो एलसीआर सर्किट आप लोग समझ चुके हैं। इसमें कहानी किसकी है, सारा खेल जेड का है। किसका खेल है, जेड का। तो इसमें लिखेंगे क्या, व्हेन जेड विल बी मिनिमम, विल बी minimum, then I naught will be maximum। I naught क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, axial should be equal to XC, that is axial is equal to XC by equation first। किस इक्वेशन से, फर्स्ट, Z अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सी होल स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0। फाइनली जेड कितना आ जाएगा हमारा, आर। ये क्या आ जाएगा,
आर। तो दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन। ये क्या है आपका? हाँ, दिस इज रेजोनेंस कंडीशन। ये क्या है आपका? जब Z क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यही क्या है? रेजोनेंस कंडीशन। और अंडर रेजोनेंस कंडीशन LCR सर्किट बिहेव्स एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। अंडर रेजोनेंस कंडीशन LCR circuit behaves as a pure resistive circuit। प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव मतलब होता है आर सर्किट, है ना। एंड करंट बिकम वेरी हाई, है ना, या वेरी लार्ज। करंट एम्पलीट्यूड एंड करंट एम्पलीट्यूड becomes very large, है ना, वेरी लार्ज, है ना। तो आई नॉट मैक्स कितना होगा? बाय इक्वेशन थर्ड हम यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ, तो इसको हम इरेज कर देंगे यहाँ पे बाय इक्वेशन थर्ड। बाय इक्वेशन थर्ड आई नॉट मैक्स, ये क्या है? मैक्स कितना हो जाएगा? ये वी नॉट बाई आर। ठीक है ना। यही है फार्मूला। अंडर रेजोनेंस कंडीशन करंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? वी नॉट बाई आर। ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है। और यहां से एक्सएल बराबर एक्सी है ना, बिकॉज इन रेजोनेंस कंडीशन, इन रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। क्लियर? 1 बाई ओमेगा सी। तो यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी। क्या हो जाएगा? 1 बाई एल सी। और ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, रूट एल सी। क्लियर है? नोट करिए यहाँ तक। तो बच्चों ये जो आपका ओमेगा आया हुआ है 1 बाई रूट एल सी, इसे हम लोग कहते हैं क्या? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बट ये रेजोनेंस कंडीशन पे आया हुआ है, तो ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे इसे, है ना। इसे हम लोग कहेंगे रेजोनेंट। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड डिनोटेड बाई ओमेगा आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे इसको? ओमेगा आर से। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, और ये ओमेगा आर हमारा हो जाएगा 1 बाई रूट एल सी। इसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं जनरली हम लोग, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो इसे हम 2 पाई, या इसी को हम ऐसे मॉडिफाई करेंगे 2 पाई एफ आर 1 बाई रूट एल सी।
तो 2 पाई क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो हमें रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी FR की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो FR कितना मिल जाएगा 1/, आप इसे याद रखना, ठीक है, 1/2 पाई √LC। तो ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है ना, दिस इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। बोलो क्लियर, क्लियर है। तो ये चीज आपने नोट कर लिया है ना। तो FR को कहेंगे फ्रीक्वेंसी और ओमेगा आर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और हम लोग क्या करते हैं, जब कहीं फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो पहले इसको दिखाते हैं फिर इसको दिखाएंगे, है ना। तो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है तो अगर आप ये दिखा दोगे तब भी सही है और इसको दिखा दिया तब भी सही है, ठीक है ना। बट एक्चुअल जो है वो हमने बता दिया है कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है तो फ्रीक्वेंसी ही है ना। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ही आई है ना। तो रेजोनेंस का डिफिनीशन क्या बताएंगे आप लोग, कोई पूछे व्हाट इज रेजोनेंस इन LCR सर्किट, तो लिखेंगे व्हेन इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस becomes minimum in LCR circuit, then current amplitude I0 becomes very large, है ना, becomes very large. This is called resonance condition इन LCR सर्किट। ये आपकी डिफिनीशन हो गई, ठीक है ना। रेजोनेंस इन LCR सर्किट में अगर आपको डेफिनीशन बतानी है ना, तो क्या बताएंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इम्पीडेंस या इसी को इम्पीडेंस कहते हैं, है ना, बिकम minimum in LCR circuit, then current amplitude becomes very large, so this is called resonance condition in LCR circuit. नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो ये है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब एक्सएल बराबर होना चाहिए XC के, ठीक है। अब इसमें हम ग्राफ देखेंगे, करंट वर्सेस इम्पीडेंस, I और Z का ग्राफ अगर देखें तो कैसा ग्राफ मिलेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक्सियल और XC का ग्राफ आपने पढ़ रखा भी है, वो भी देख लेते हैं। फिर हम शार्पनेस पढ़ेंगे, रेजोनेंस का शार्पनेस और क्वालिटी फैक्टर, दो चीज़ें इसमें हम लोग सीखते हैं। क्या क्या, शार्पनेस एंड क्वालिटी फैक्टर, किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। अभी हमने पढ़ा कि एक्सियल जो होता है ओमेगा L होता है, क्या होता है, ओमेगा, यानी 2 पाई FL, यानी एक्सियल प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के, और XC का जो होता है प्रोपोर्शनल 1/ωc होता है, 1/2 पाई FC होगा ये। XC यहाँ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ेगा तो XC घटेगा, है ना। तो XL और जो XC का डिफरेंस आएगा वो कुछ न कुछ बढ़ेगा ही, ज़्यादा ही रहेगा पहले कंपेयर में,
और उसमें आर स्क्वायर ऐड करके जब रूट निकालेंगे तो वो भी इंक्रीज होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर हमारा इम्पीडेंस जेड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इधर हम लेते हैं क्या, एक्सएल और एक्ससी, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना, और एक तरफ लेते हैं फ्रीक्वेंसी, इधर दिखाते हैं एक्सएल या एक्ससी, एक्सएल एंड एक्ससी, ठीक है, ऐसे। तो एक्सएल और एक्ससी का, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, बोलो। एक्सएल और एक्ससी के लिए ग्राफ क्या, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ये एक्सएल प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, और एक्ससी प्रोपोर्शनल टू 1/f, मतलब ग्राफ कुछ हमारा ऐसा जाए ग्राफ। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एक्ससी प्रोपोर्शनल टू 1/f ग्राफ। तो एक पॉइंट यहां पे जो मिल रहा है ये वाला, इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पे हमारा है एक्सएल बराबर क्या है, एक्ससी है, बोलो है कि नहीं है, बोलो। इस पॉइंट पे क्या है हमारा, एक्सएल बराबर क्या है, एक्ससी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्या होगी, हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, बोलो होगी ना। और इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, मिनिमम। यहाँ जेड जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, वो कितना होगा, आर के बराबर, क्लियर ना। जेड मिनिमम किसके होगा, आर के बराबर इस पॉइंट के लिए। और उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, हाँ वो रेजोनेंस कंडीशन है, क्लियर है ना। तो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे करंट क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, है ना, करंट क्या होगा, हाई होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी के इस साइड करंट क्या होगा, ज़रा देखो, इस साइड अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ते हैं तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा क्या होगा यहाँ पे, ये तो आर रहेगा नहीं भाई, यहाँ पे क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी के लिए एक्ससी और कम हो जाएगा, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल और बढ़ जाएगा, और एक्सएल माइनस एक्ससी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाई एक नंबर हो भाई, 100 में से अगर 2 हटा दोगे तो 98 आएगा, मान लो। अगर मान लो एक्सएल कितना है, 100 है, और इस फ्रीक्वेंसी पर एक्ससी क्या है, 2 है, तो एक्सएल माइनस एक्ससी क्या आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी का जो डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर, ठीक है ना। जब वो ज़्यादा होगा तो ओवरऑल इम्पीडेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब इम्पीडेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, करंट क्या रहेगा, कम होगा। मतलब रेजिस्टेंस जेड बढ़ेगा, जेड कब बढ़ेगा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन फर्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, on increasing the frequency comma impedance z increases, क्या होगा, ये increases होगा, है कि नहीं। और अगर ये डिक्रीज करता है, जब ये इधर आएगा तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा। तब भी क्या होगा, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस तभी बढ़ेगा। भाई अगर इस फ्रीक्वेंसी के आगे जाओगे, इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा आगे जाओगे, तब क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस फ्रीक्वेंसी से और पीछे जाओगे तब एक्सएल घटेगा बट एक्ससी बढ़ेगा। और जब एक्सएल कम होगा तो एक्ससी ज़्यादा, तब भी दोनों का डिफरेंस तभी ज़्यादा रहेगा। स्क्वायर कर दो, प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इस साइड और इस साइड आप बढ़ेंगे तो इम्पीडेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जेड ज़्यादा रहेगा तो करंट क्या होगा, कम रहेगा। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पर करंट सबसे ज़्यादा होगा, है ना। सेकंड कंक्लूजन, ऑन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कर देते हैं, ऑब्लिक डिक्रीजिंग, दोनों लिख दीजिए। डिक्रीजिंग
ठीक है ना, ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इम्पीडेंस क्या होगा, इंक्रीजेस। और सेकेंड कंक्लूजन, ऑन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जेड क्या होगा, जेड विल बी मिनिमम, है ना, एंड करंट बिकम मैक्सिमम, करंट बिकम मैक्सिमम, करंट क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। तो इन दो कंक्लूजन से क्या ग्राफ हम खींच सकते हैं, किसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट ग्राफ और इम्पीडेंस वर्सेस करंट ग्राफ, है ना। क्या ग्राफ खींचेंगे, इम्पीडेंस मतलब जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, क्लियर, फ्रीक्वेंसी एफ, ग्राफ ये प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ कैसा जाएगा हमारा, इधर फ्रीक्वेंसी, इधर क्या लिया, जेड, ओरिजिन है ये। तो ग्राफ देखो यहाँ पे है, मान लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या है, इस साइड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो जेड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं, बोलो। और इस साइड अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी मतलब तब भी जेड क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जेड की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और इस पर क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। मान लो मिनिमम यहाँ पे है, मिनिमम हमारा है ना, यहाँ पे क्या है, जेड मिनिमम। तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ, क्लियर ना, ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा। बना लीजिए बेटा जल्दी से। तो ये ग्राफ हो गया आपका इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब होगा क्या, इसमें हम करंट इस साइड लेंगे और इधर लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो जब जेड मिनिमम होगा उस कंडीशन में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब एम्पलीट्यूड होगा वो आई नॉट मैक्स होगा, क्लियर। और आई नॉट मैक्स किधर होगा, ऊपर होगा, और जेड क्या होगा, इस साइड वाले वो कम हो जाएंगे, है कि नहीं। तो मतलब करंट इधर क्या रहेगा, कम रहेगा इस साइड। ग्राफ इसी का उल्टा हो जाएगा, पलट देंगे ग्राफ, है ना। तो इस साइड मैं इरेज कर रहा हूँ और आप लोग ग्राफ को देखिए, और ये जो कंक्लूजन निकाला है ना, इसी कंक्लूजन के बेस पर ये ग्राफ बन रहा है। तो ग्राफ करंट आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी एफ, इधर लिया फ्रीक्वेंसी, इधर लिया करंट, करंट आई। ग्राफ हमारा कुछ अब ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ठीक, ग्राफ ये बन जाएगा, ऐसे बना दो, ठीक, ये ग्राफ बना दो, इसी का उल्टा ग्राफ। तो ये क्या है आपका, पीक है आई नॉट, ये कितना होगा पीक, ये मैक्स है, तो वी नॉट बाई कितना होगा, आर। भाई रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए करंट एम्पलीट्यूड है, किसके लिए है, हाँ एफ आर के लिए, क्लियर। इसी का उल्टा ग्राफ कर देंगे, ठीक। तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, बोलो समझ में आया अच्छे से, क्लियर, पिक्चराइज हुआ आपका, नोट कर लीजिए। तो हेडिंग क्या है आपका, शार्पनेस। कोई अगर आपसे पूछता है शार्पनेस क्या है, तो शार्पनेस क्या कहता है, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ जितना कह लो शार्प बढ़िया होगा, इसका पीक जितना ज़्यादा होगा, पीक आई का, कहेंगे शार्पनेस उतना ही अच्छा है ना। तो पीक तभी पॉसिबल होगा ये मैक्सिमम जब आर क्या होगा, मिनिमम,
क्योंकि जो पीक है आई नॉट वो एक्सएल बराबर एक्सी के लिए भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। मतलब एक्सएल बराबर एक्सी है, ठीक है, आप रेजोनेंस करा रहे हो, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर आप करवा रहे हैं रेजोनेंस, ठीक है ना, एक्सएल बराबर एक्सी हो रहा है तो एक हमें फ्रिक्वेंसी मिल रही है कि हाँ इस फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रहा है, करंट एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। लेकिन ये एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा? उसके बावजूद भी अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? तो क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी अब भी वही रहेगी, रेजोनेंस तो उसी पर ही होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही रेजोनेंस होगा बेटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप समझ सकते हैं कि आई नॉट यहाँ इन्वर्सली है किसके? 1/r के। आई नॉट मतलब आई नॉट मैक्स, ठीक है। तो यहाँ हम आई नॉट वर्सेस फ्रिक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करेंगे। इधर ले रहे हैं क्या? फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इधर ले रहे हैं करंट, करंट मतलब आई, और एक ग्राफ हमने देखा कुछ यू ग्राफ है। एक मिनट, थोड़ा टेढ़ा हो गया ग्राफ, थोड़ा शार्प ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। छोड़ो, ऐसा ग्राफ देखो, एक ग्राफ ये है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हमने कहा इस ग्राफ के लिए ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर या एफ आर आप कह सकते हो, ओमेगा आर या एफ आर, ठीक है ना। और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एफ आर, ये आर है, ठीक है, एफ आर दोनों दिखा सकती हो। तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ है इसके लिए पीक वैल्यू क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है, बोलो पीक वैल्यू ये मिल रहा है ना। ये 3R के लिए ग्राफ है, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 3R। एक ग्राफ हमने और देखा, वो थोड़ा सा ऐसा ग्राफ है। अब किसका पीक उठा है? थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी यही है, लेकिन अब थोड़ा ग्राफ का जो है शेप और इंक्रीज कर गया है, पीक और बढ़ गया है। तो इसका शार्प कहेंगे अच्छा है, इसके कंपेयर में शार्पनेस किसका बढ़िया है? इसका बढ़िया है इसके कंपेयर में, है ना। जब रेजिस्टेंस को और कम कर देते हैं, कितना आर कर, तब ग्राफ हमने देखा कि ग्राफ ऐसा जा रहा है, ये 2R का है, ठीक है। अब बताओ किसका शार्पनेस अच्छा है? ये रेजिस्टेंस R है तो ये आपका करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट है। ये आई नॉट हमारा कितना है? V नॉट बाई R है ना। और ये मैक्सिमम है, क्या है ये? मैक्सिमम, ठीक है ना। तो कहेंगे ये हम इसको कहते हैं 1, ग्राफ 1 या ABC कर देते हैं। ये A है, B है, C है। तो आप कहेंगे शार्पनेस, शार्पनेस ऑफ A इज ग्रेटर देन शार्पनेस ऑफ B इज ग्रेटर देन शार्पनेस ऑफ C। क्लियर? तो सबसे शार्पनेस किसका बढ़िया है? A वाले ग्राफ का। तो शार्पनेस क्या बताता है? ग्राफ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम करते हैं इसको इरेज, और एक टॉपिक छोटा सा इसी में, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर हम लोग कहाँ चेक करेंगे? इसी करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में, ठीक है ना। किसके बीच? करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में ही क्वालिटी फैक्टर चेक करेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्वालिटी फैक्टर को शॉर्ट में क्यू फैक्टर भी कहते हैं। क्वालिटी फैक्टर को क्या कहते हैं? हाँ, क्यू फैक्टर। और ये होता है, फार्मूला में लिख दे रहा हूँ,
आप लोग याद रखना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ, ठीक है, ये मेन फार्मूला होता है। ग्राफ हम सिंगल ग्राफ देखेंगे, एक गुड शार्पनेस वाला ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा? गुड शार्पनेस, मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम है, और इधर हम ले रहे हैं करंट, ठीक है। और इसी से आपको जो है बढ़िया सा फील आ जाएगा कि जो रेडियो होता है उसको ट्यून करने में, है ना। ये ग्राफ है, ये किसी रेजिस्टेंस R के लिए करंट एम्पलीट्यूड I नॉट कितना हमारा है, ये मैक्स है, और कितना है V नॉट बाई R। ये एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हो रहा है ना, बोलो। ये है ओमेगा R के लिए, किसके लिए है ये? ओमेगा R के लिए है। अब जरा ये बताइए, ये तो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, क्या हमेशा मैक्सिमम रहेगा? अगर LCR सर्किट कोई है ना, क्या ये करंट मैक्सिमम हमेशा रहेगा या नहीं? तो LCR सर्किट में ये करंट मैक्सिमम नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सियल एक्सी वैरी करते रहेंगे। लेकिन एक करंट ऐसा होगा जो कि पूरे होल सर्किट में कितना भी एक्सियल और एक्सी वैरी करे, वो करंट हमेशा बना रहेगा। उस करंट को कहते हैं क्या? RMS वैल्यू या इफेक्टिव करंट। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, है ना, फ्रीक्वेंसी आप कुछ भी रखें, उतना करंट क्या रहेगा? वो मेंटेन रखेगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ ये वो करंट है, ये वो करंट है जिस पे ये करंट, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे है ये करंट एम्पलीट्यूड आपका है, और ये करंट जो हमेशा क्या है? ये IRMS, ये हमेशा क्या है? इफेक्टिव है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, तो इस पर फ्रीक्वेंसी हमने क्या मान लिया? ये है फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, और वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी है। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ी है अब की बार, लेकिन करंट वही है। ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 2 तक फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहेगा, लेकिन ये करंट हमेशा रहेगा। इससे करंट कम नहीं होगा, इससे बढ़ जाएगा। मान लो इस फ्रीक्वेंसी पर करंट बढ़ गया, फिर आगे और फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाया तो करंट थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन डाउन हो कितना आएगा? डाउन होके इतना आएगा, इससे नीचे डाउन नहीं। मतलब ये हमारा इफेक्टिव करंट है। ये क्या है? हमारा इफेक्टिव है, इतना बना रहेगा। तो इफेक्टिव कितना होता है? तो V नॉट के प्लेस पे हम रखेंगे क्या? अगर हम रख देते हैं यहाँ पे IRMS कितना होता है हमारा? VRMS बाई R होगा, और VRMS प्लेस पे रखेंगे क्या? V नॉट बाई √2। तो ये हमारा फाइनली कितना आता है? ये आएगा V नॉट बाई √2R, मतलब 1/√2 टाइम्स ऑफ किसका? पीक वैल्यू का। कितना? 1/√2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक करंट विल बी इफेक्टिव, है ना, इन LCR सर्किट। इतना हमारा क्या रहेगा? इफेक्टिव रहेगा, 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, ठीक है ना। पीक करंट विल बी इफेक्टिव इन LCR सर्किट, ये हमारा इफेक्टिव रहेगा। तो ये जिस रेंज में, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में इफेक्टिव रहता है, उसे हम लोग कहते हैं बैंड विड्थ। क्या कहते हैं? बैंड विड्थ। ये हमारा बैंड विड्थ है। क्लियर? तो बैंड विड्थ क्या है? एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, और इसे हम डिनोट करते हैं 2 × डेल्टा ओमेगा से। भाई इस इधर एक साइड और एक साइड ये, तो 2 ये डेल्टा ओमेगा है, ये भी कितना है? डेल्टा ओमेगा। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। तो आप क्वालिटी फैक्टर बता सकते हो, Q फैक्टर, इट इम्प्लाइज दैट Q फैक्टर का फार्मूला बनेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारा है ओमेगा R अपॉन
ये 2 इंटू डेल्टा ओमेगा, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। और जो बैंडविड्थ हमारा है ये मतलब है कितना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। फाइनली यहाँ अगर 0 में मान चलता हूँ तो ये ओमेगा 2 और ये ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। क्लियर है? ये हमारा क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ऐसा लिख सकते, इसको हटा देते हैं 1 मिनट अभी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर ओमेगा आर बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। इसको बना सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वालिटी फैक्टर का ये फार्मूला आपका जनरल फार्मूला निकल करके आया है, ठीक है। क्या आया है? हाँ, और ये कैलकुलेट किया गया है बिकॉज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये कैलकुलेट किया गया है आर बाई एल। कितना कैलकुलेट किया गया है? आर बाई एल। ये आपको डिराइव नहीं करना है ना, आपके सिलेबस से हटा दिया गया इसका डेरिवेशन। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये कैलकुलेट हुआ है आर बाई एल। तो इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के प्लेस पर रखेंगे। तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ इधर, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्वालिटी फैक्टर ओमेगा आर बाई एल आएगा, एल जाएगा ऊपर, तो क्वालिटी फैक्टर कितना निकल के आएगा फार्मूला, ओमेगा आर इंटू एल बाई आर, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। नोट कर लीजिए थर्ड तक। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस साइड हम इरेज कर दें बच्चों, कोई प्रॉब्लम इस साइड नहीं, तो इरेज कर देते हैं इससे। तो अब आपने ये भी पढ़ा है कि ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी, बोलो पढ़ा है, बोलो पढ़ रखा है, अभी जस्ट पढ़ाया हमने, 1 बाई अंडर रूट एल सी। इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये वैल्यू वहां पुट करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ क्वालिटी फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 बाई अंडर रूट एल सी इंटू आर एल बाई आर, है ना, यही है 1 बाई अंडर रूट एल सी, सही है। ठीक है, हाँ, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई आर, इसको मैं रूट एल इंटू रूट एल लिख सकता हूँ अपॉन रूट एल सी। एक रूट एल कट जाएगा तो आ जाएगा क्यू फैक्टर, कितना आ जाएगा फार्मूला 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। इसको एक साथ लिख देंगे, ये आ जाएगा। तो ये भी फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ होता है न्यूमेरिकली। इक्वेशन नंबर 5 एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट के एग्ज़ाम में, जेईई मेंस के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, ये क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए पूछ लेता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी कभी कभी आता है। तो इस फार्मूले को ध्यान रखना, शार्पनेस क्वालिटी फैक्टर क्या है। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में करंट कितना हो जाता है हमारा 1 बाई रूट 2 टाइम्स ऑफ करंट एम्पलीट्यूड होता है, ऐसे फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या कहेंगे हम, बैंडविड्थ कहेंगे। क्लियर ना? कोई पूछे व्हाट इज बैंडविड्थ, क्या बताओगी? हंस गए, नहीं यार, हाँ, व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ इज अ फ्रीक्वेंसी रेंज, बैंडविड्थ इज द frequency range in which current, effective current become 1 by root 2 times of current amplitude. Clear? Current amplitude का कितना 1 by, ये क्या है, current amplitude आपका है, उसका 1 by root 2 times होता है। ऐसे frequency range को कहते हैं bandwidth। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या 2 डेल्टा ओमेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है R बाई एल। बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी होती है R बाई एल। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे, लेक्चर नंबर 6 में हम कंप्लीट करेंगे, और वो टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसफार्मर। तो आप लोग ट्रांसफार्मर एक बार पढ़ के आइएगा, बुक से रीड करके आइएगा। आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।